कि हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे, जिन्हें कल परसों पता चला है राष्ट्र का नाम क्या है। राष्ट्रवाद की बात कम से कम भारतीय जनता पार्टी क्षत्रियों से नहीं करेगी। राष्ट्रवाद की बात ये ध्यान रहे, इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो सामना है वो किसी कांग्रेस जैसी कुकर्मी पार्टी के साथ नहीं है, किसी मुसलमान जैसी जाति के साथ नहीं है कि जिससे कह देंगे कि इनकी निष्ठा मक्का और मदीना में है। ये क्षत्रियों के साथ है, जिनकी प्रतीक चिन्हों को लेकर ये यहां तक पहुंचे हैं, जिनके पूर्वजों का नाम लेकर ये यहां तक पहुंचे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जौहर को लेकर मजाक उड़ाते हैं। वो एक बीजेपी कैंडिडेट है रूपाला, उन्होंने कुछ कहा क्षत्रिय समाज के लिए और क्षत्रिय समाज उससे नाराज हो गया। अब ये पूरे देश में चल रहा है, अलग अलग जगह क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज विरोध कर रहा है उस बात को लेकर। उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। नेरुका साहब, सबसे पहला सवाल यही है कि क्या जो ये छोटा सा विवाद था इतना बड़ा होना चाहिए था? ये मान, सम्मान, स्वाभिमान, ये राजेश जी छोटा नहीं होता है। हमारे पास 1947 के बाद केवल यदि एक चीज बची है, वो हमारा स्वाभिमान है, वो हमारी आन बान शान है, और हमने बहुत सहा है। जब 47 से लेकर कांग्रेस सरकार थी, वामपंथियों की चलती थी, वो हमें गाली दिया करते थे और वो लगातार हमारे समाज को निशाने पर रखा जाता था। हमें सामंत जो शब्द, एक व्यवस्था थी, उस शब्द के जरिए जमकर गाली दी जाती, अपमानित किया जाता था, लांछित किया जाता था। उस अपमान को, लांछन को सहते हुए हमने हमारे घरों में, परिवारों में एक विकल्प तैयार किया था। मुझे गर्व है कि जिस आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की आज बात की जाती है, वो मेरे घर में ठाकुर साहब रघुवीर सिंह जी नरूका जावली के जावली हाउस अलवर में पहला ओटीसी शिविर उस आरएसएस का लगा था। उसमें आदरणीय वाजपेयी जी, आडवाणी जी, ये सब साधारण स्वयंसेवक थे, गुरुजी शिविर प्रमुख थे। वो हमारे घरों में पैदा हुआ पौधा, जिसे हमने आम समझकर लगाया था, आज नागफणी का पौधा पैदा हुआ, और वो अब हमारे परिवार, हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारे सम्मान, संस्कारों को लांछित कर रहा है। और आप कह रहे हैं कि छोटा सा विवाद है। अगर रूपाला वहां, या रूपाला को वहां एक चुनाव में टिकट नहीं दिया जाता तो ये खत्म नहीं हो सकता था विवाद? ये तो आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए। हमारे गुजरात के क्षत्रिय शायद भारत के सभी क्षत्रियों में सबसे ज्यादा धैर्यवान हैं। 2014 से उनके टिकट नहीं मिल रहे हैं, कोई प्रतिनिधित्व नहीं है उनका लोकसभा में। विधानसभा में लगातार प्रतिनिधित्व गिराए गए, जबकि 7 से 8 एमपी हुआ करते थे वहां से। उसके बावजूद उन्होंने धैर्य रखा कि कोई बात नहीं, प्रतिनिधित्व है, जनता के साथ रहो। उसके बावजूद क्या अब उनको अपमानित भी करेंगे और अपमान सहन कर लेंगे? वो जौहर करने वाली संसार में केवल मात्र एक जाति है जो अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए और शत्रु को हार कर भी न हार मानने वाले, शत्रु से हार कर भी हार ना मानने वाली जाति, जलती और खौलती अग्नि में जिनकी ललनाएं कूद जाती हों, उनके लिए पुरुषोत्तम रूपाला कहता है कि एने बेटी रोटीरा व्यवहार कर लिया। ये छोटी बात नहीं है राजेश जी। और पुरुषोत्तम रूपाला ही नहीं, अब तो ये भारतीय जनता पार्टी की ऑथेंटिक नीति मानी जा रही है। क्योंकि रूपाला, मैं इसी पे ही आना चाह रहा था कि क्या रूपाला को टिकट देना विरोध के बावजूद, क्या बीजेपी की जो थिंक टैंक है, क्या वो इन्वॉल्व हो गई है इसमें? हाँ, एक्चुअल में क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये लोग परेशान हैं क्षत्रियों के आभा मंडल से, और 1947 से इस नीति पर कांग्रेस चली कि क्षत्रित्व और क्षत्रिय समाज को जितना दबाया जाए दबा लिया जाए। आज 75 वर्ष से 77 वर्ष हो गए, हमारे पास कहीं किसी सुई की नोक के बराबर धरती पर भी शासन नहीं है, लेकिन आज भी ये उस व्यवस्था को गाली देते हैं जिस व्यवस्था को इनकी 3 पीढ़ी ने देखा भी नहीं। जो हमने रक्त से हमारी ललनाओं को अग्नि में कुद होने के बाद इतिहास बनाया, उसको ये लोग कलंकित करते हैं, ये विकृत करते हैं, और उसके बावजूद अपेक्षा ये की जाती है कि हम शांति से बैठे रहें। झूठे नारे, कभी राष्ट्रवाद का नारा, कभी हिंदुत्ववाद का नारा, और इनके झंडे हमारे बच्चे उठाते हैं। इनकी जितनी भी आज तक की जो
चढ़ाई है, तरक्की है, इसमें मेरे समाज का हाथ है। अच्छा, एक देखिए, ये चर्चाएं नहीं है, ये सच्चाई है कि सबसे ज्यादा बड़ा राष्ट्रवादी जो कोई भी रहा है वो क्षत्रिय समाज रहा है। राष्ट्रवाद की चरम सीमाएं हम, राष्ट्रवाद का पैमाना है हमने राष्ट्रवाद ये सिखाएंगे जिन्हें ये नहीं पता राष्ट्र होता क्या है। झोला उठाए, इधर से उधर चल दिए, उधर से उधर चल दिए। मिट्टी के लिए तो हम लड़ते आए हैं, तब राजपूत कहलाए हैं, ऐसे नहीं कहलाए। हम हमारी आन बान शान के लिए एक एक रक्त की बूंद और एक एक बच्चे को कुर्बान करने वाले हैं। याद करो आप 1303 का वो जौहर जब खिलजी छड़ाया था, तब रानी पद्मिनी ने 16,000 छत्राणियों के साथ उस चित्तौड़गढ़ के अंदर जौहर किया। हमारा जो आज बच्चा पैदा हुआ है उसे लेकर छत्राणी आग में कूद गई, और हमें यह राष्ट्रवाद सिखाएंगे, मिट्टी का मोल हमें सिखाएंगे। हमारा तो नाम ही राजपूत इस वजह से पड़ा है कि इस रज की हमने रक्षा की है। हमने इस धरती के लिए एक दो व्यक्ति नहीं, पीढ़ी की पीढ़ी कुर्बान की है। घोड़े की पीठ पर पैदा हुए और घोड़े की पीठ पर ही मर गए। घोड़े की पीठ पर ही हमने भाले की अणी से रोटी सेकी और खाई है, और आज ही हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे जिन्हें कल परसों पता चला है राष्ट्र का नाम क्या है। राष्ट्रवाद की बात कम से कम भारतीय जनता पार्टी क्षत्रियों से नहीं करे। राष्ट्रवाद की बात ये ध्यान रहे, इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो सामना है वो किसी कांग्रेस जैसी कुकर्मी पार्टी के साथ नहीं है, किसी मुसलमान जैसी जाति के साथ नहीं है कि जिससे कह देंगे कि इनकी निष्ठा मक्का और मदीना में है। ये क्षत्रियों के साथ है, जिनकी प्रतीक चिन्हों को लेकर ये यहां तक पहुंचे हैं, जिनके पूर्वजों का नाम लेकर ये यहां तक पहुंचे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जौहर को लेकर मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि अरे जौहर करने की क्या जरूरत थी, वहां उस वक्त जो महिलाएं जल गई वो तो एक बेकार चीज थी। आपको ये याद है क्या, कभी क्षत्रियों ने किसी जगह कहीं भी किसी भी टाइम अपनी बच्चों को यह कहा हो कि जाकर तुम जल जाओ? इन्हें ज्ञान नहीं है। जौहर इज ऑलवेज फॉलोड बाय साका। साका होता है पहले। ये जो केसरिया सापा है ना, जिसको अपमानित किया था भारतीय जनता पार्टी ने अहमदाबाद में मेरे छोटे भाई राज शेखावत के सिर से गिराकर, इस केसरिया को पहनकर और कशुंबा पीकर बाहर निकल के जाते थे कि शत्रु को मार कर आएंगे या मर कर आएंगे। और जब आखिरी टुकड़ी हमारी मारी जाती थी तब हमारी छत्राणी जौहर कर जाती थी। और जहां हार निश्चित होती थी कि हारना तो है ही, हम वहां जाकर मरेंगे, तुम यहां जाकर अपना जौहर करो, तब जौहर पहले भी हो जाता था और वो तिलक कर करके जौहर करती थी। हंसते हुए अग्नि में कूदना आत्महत्या है क्या? ऐसे तो कल को कोई कहेगा कि युद्ध भूमि में जब शत्रु की तोप के सामने सैनिक जाता है तो वो तो आत्महत्या कर लेता है। ये कैसे लोगों से पाला पड़ा है हमारा, जिनके घर की महिलाएं रोज बदलती शौहर, वो सिखाएंगे हमको क्या होता है जौहर। अब ये सिखाएंगे हमें जौहर क्या होता है, ये कल्पना तक नहीं कर सकते। आप जो बात कह रहे हो मेरे ये मेरा दर्द है, रुए खड़े हो रहे हैं मेरे, और मुझे अंदर से ये फील हो रहा है कि वो क्या रहा होगा। लेकिन वो यही मंजर रहा होगा जो अभी है कि रूपाला ने बकवास की और रूपाला के पीछे खिलजी चला आया कि तू ठीक कह रहा है, और हमारी छत्राणियां आज गोता में अहमदाबाद में मैं खुद दीप जलाकर बैठा के आया हूं, उपवास कर रही हैं। पूरे गुजरात में उपवास हो रहा है, 7 तारीख तक वो भूख हड़ताल पे हैं। हमारी छत्राणियों को पकड़ पकड़ के गाड़ी के अंदर बैठाया जा रहा है जैसे कि वो कोई देशद्रोही हो, और हम यही मंजर रहा होगा। और कौन सा मंजर है? इसीलिए आज छत्राणी जौहर के लिए तैयार है, लेकिन हमारे रहते पहले हम मरेंगे ना, फिर नंबर आएगा उनका जौहर के लिए। हम ऐसे जौहर नहीं होता है कि पहले साका होगा, अंतिम विकल्प होगा, अंतिम युद्ध होगा, तब जौहर होगा। ये देखिए क्यों इतनी आ गई। कभी मुझे याद है भारत के आजादी के इतिहास में कभी भी राजपूत जाति ने कभी भी कहीं अपना प्रतिनिधित्व नहीं मांगा राजनीति में या किसी भी तरह का। आज अचानक से ये कैसे खड़ा हो गया? अभी भी हम प्रतिनिधित्व नहीं मांग रहे थे, लेकिन हमने ये महसूस किया है प्रतिनिधित्व के अभाव में इसी तरह की सिचुएशंस आती है। गुजरात के क्षत्रिय 2014 से आज 2024 तक भी भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट किसी लोकसभा सदस्य को नहीं दिया। क्या गुजरात के इतने क्षत्रियों में, 80 लाख क्षत्रियों में, उन्हें कोई योग्य व्यक्ति नहीं नजर आया? कह दें कि योग्य व्यक्ति नजर नहीं है इसलिए नहीं दिया, और फिर योग्य नहीं है, हम क्यों बंधे रहेंगे इनके साथ? फिर भी गुजरात के क्षत्रियों ने कभी कोई विरोध नहीं किया। लेकिन माता और बहनों के ऊपर बात आएगी
जब कोई रूपाला इस तरह मुंह उठाकर कहेगा तो फिर क्या किया जाएगा? फिर तो शांत नहीं बैठा जा सकता ना। रूपाला कह रहे हैं, मैंने सुना है कि ये विरोध सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है, बाकी जगह देश में तो कहीं कोई ऐसा विरोध नहीं है। ऐसा नहीं है। हम रक्त से भी और विचार से भी, खाड़ी से लेकर पहाड़ी तक और द्वारका के उस समुद्र से लेकर कामाख्या मां के आसाम तक, सबका रक्त भी एक है, विचार भी एक है। वक्त अलग अलग जरूर हुआ है। हमारे गुजरात की बहनों को आप खींचोगे, पकड़ पकड़ के पटकोगे, आप केसरिया साफा को उतार के उछालोगे और आप सोचते हो कि आसाम, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, कश्मीर और साउथ का क्षत्रिय बैठा देखता रहेगा? नहीं। गुजरात के क्षत्रियों से पहले परिणाम राजस्थान का क्षत्रिय देगा, और राजस्थान के क्षत्रियों से पहले परिणाम उत्तर प्रदेश का क्षत्रिय देगा, और उनसे पहले परिणाम बंगाल का क्षत्रिय देगा, और उससे पहले परिणाम आसाम का क्षत्रिय देगा। ये कह रहे थे ना कि 400 पार, अब बोलते हैं, हम इनको बताते हैं कि 400 पार नहीं, इस बार बीजेपी सरकार से बाहर, इस बार लंगड़ी सरकार। हो सकता है ये सरकार बना ले, मुझे नहीं पता, क्योंकि थोड़ा समय भी कम मिला है, और हमारा जो ये चीज है ये सब 1 अप्रैल के बाद ज्यादा जोर पकड़ा है, क्योंकि 23 मार्च को जब इन्होंने बकवास की थी रूपाला जी ने, तो हमने ये इनको समय दिया कि ये अपनी गलतियां सुधारे और भारतीय जनता पार्टी उसका टिकट कैंसिल करे। लेकिन जब इन्होंने बिल्कुल खिलजी वाली हट अपना ली कि नहीं, मैं तो चित्तौड़ चाहिए मेरे को, तो 5 गांव ये दे नहीं रहे, 1 टिकट इन्होंने काटा नहीं, तो न्याय के हिसाब से तो इन्होंने काम किया नहीं। अब हम पूरा भारत पर, अब गुजरात में नहीं आंदोलन, अब पूरे भारत में है, और इसके परिणाम 19 तारीख की जो वोटिंग हुई है उसमें भी मिले हैं, और 26 को होगी उसमें भी मिलेंगे, और लगातार 4 जून को फिर आप इसका परिणाम देखिएगा। आपका जो आगे एक ध्येय है वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करना, फिर कांग्रेस को लाना है। देखिए, ये बात आप पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने ऐसा बात पूछी। सभी लोग पूछते हैं, और हमारे भी कई बच्चे पूछते हैं कि इससे कांग्रेस सत्ता में आएगी या कोई दूसरा सत्ता में आएगा। पहले मुझे ये बताइए, आपसे पूछ रहा हूं मैं, कांग्रेस मेरी शत्रु है, भाजपा की है? ज्यादा बड़ी शत्रु किसकी है? अभी तो भाजपा की है। तो ये भाजपा सोचे कि मैं सोचूं कि उसका शत्रु सत्ता में आ जाएगा? ये मुझसे ही क्यों पूछा जाता है, हमसे ही क्यों पूछा जाता है? एक दोनों शत्रु है हमारे। एक 10 साल पहले तक शत्रु था, वो छाती पे वार कर रहा था, ये सांप पाल रखा था बगल में, यहां आस्तीन में, इसने धीरे धीरे यहां डंक मारना शुरू कर दिया। आप मुझे बताओ पहले किसको मारूं मैं? जो दूर खड़ा है उसे, या ये जो मेरा को यहां इसी समय डस रहा है इसको? मैं खाड़ी पे खड़ा हूं, ये मेरे को धक्का मार रहा है, और वो शत्रु की बात कर रहा है कि पहले आपको उसने 1 लात मारी थी, तो पहले मैं इसका इलाज करूंगा, फिर उसका इलाज करूंगा। और वैसे भी कांग्रेस इतनी क्षमतावान बची नहीं है कि एक धक्के से ठीक नहीं हो जाएगी। ये ज्यादा ताकतवर बन रहे हैं, तो पहले इनको सबक सिखाना। अच्छा,